वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। आज की वीडियो में जो चीज़ हम कवर करेंगे वो होगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। सेकंड पॉइंट हम कवर करेंगे व्हाट इज सेल्फ इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट होगा एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, व्हाट व्हाई डू वी नीड इकोनॉमिक। इसके बाद करेंगे हम हाउ डू वी मैनेज लिमिटेड मीन्स। इसके बाद हम कवर करेंगे व्हाट इज रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। देन व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हम समझेंगे क्या डेफिनेशन होती है इकोनॉमिक्स की। व्हाट इज स्कार्सिटी। इसके बाद व्हाट इज अबंडेंस। देन हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्कार्सिटी एंड चॉइस आर इनसेपरेबल। इसके बाद व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम यही सब कवर करेंगे। चलिए अब करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। तो इसका जो आंसर होगा वो है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ पीपल यूज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट, वेदर इट्स अ पर्सन, अ बिजनेस और अ होल कंट्री। तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो होता है कि किस तरीके से जो पीपल है वो लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद अपने नीड्स और वांट को फुलफिल करते हैं। यहाँ पे हर कोई आ जाता है, पर्सन आ जाता है, बिजनेस आ जाता है, एक होल कंट्री भी आ जाती है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये देखा जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, अब पीपल उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके अपने डिमांड को किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। अब इसके बाद है व्हाट इज सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है। सेल्फ इंटरेस्ट मीनिंग डूइंग व्हाट इज बेस्ट फॉर योर सेल्फ। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो आपके लिए बेस्ट है उसे हम सेल्फ इंटरेस्ट बोलते हैं। एवरी वन हैज सम सेल्फ इंटरेस्ट। हर किसी का कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट जरूर होता है। इन इकोनॉमिक्स वी टॉक अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट रिलेटेड टू मनी, गुड्स और वेलबींग कॉल्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, बट वो रिलेटेड होगा मनी से, गुड्स से और वेलबींग से और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बात हो रखी है। एज अ कंज्यूमर इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होगा। तो एज अ कंज्यूमर, जैसे हम और आप कंज्यूमर ही हैं, तो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। योर गोल इज टू गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द थिंग यू बाय। अब हमने जो चीज बाय की है ये हमारा गोल है कि उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। इफ यू हैव ₹100 यू वांट टू बाय दैट गिव यू द मोस्ट वैल्यू। अगर आपके पास 100 है तो आप वो चीज पसंद करना, वो चीज खरीदना चाहेंगे जो आपको मोस्ट वैल्यूएबल लगे, जो आपकी डिमांड को फुलफिल कर पाए। लाइक चूजिंग अ मील दैट फिल योर स्टमक एंड टेस्ट फूड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया कि आपने 100 रुपए में ऐसा मील चूज किया जिससे आपका पेट भर गया, तो आपकी क्या होगी, आपकी जो डिमांड थी, आपकी जो वांट्स थी वो क्या होगी, पूरी हो गई। तो ये हमारा एक तरीके से इकोनॉमिक इंटरेस्ट है एज अ कंज्यूमर। अब एक और देखते हैं यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, एज अ प्रोड्यूसर क्या होगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब जो प्रोड्यूसर है, जो बिजनेसमैन है, उसका इंटरेस्ट क्या होगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट यही होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सके। तो यहाँ पे मैंने ये चीज बताई है, योर गोल इज टू मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जो प्रोड्यूसर होगा, जो बिजनेसमैन होगा, उसका गोल होगा कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इफ अ शॉपकीपर स्पेंड थाउजेंड ऑन गुड्स दे वांट टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल बाय सेलिंग स्मार्टली। अगर एक शॉपकीपर है जिसने ₹1000 एक गुड्स बनाने में लगाए हैं, तो वो उसको इस तरीके से बेचना चाहेगा कि उसको उससे ज्यादा प्रॉफिट हो सके। इसके बाद देखते हैं इन एज अ नेशन। एज अ नेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है। द कंट्री, एक कंट्री के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है। द कंट्री वांट्स टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ ऑल इट्स पीपल। एक कंट्री चाहेगी कि जो भी उसके देश में लोग रह रहे हैं वो पूरे मतलब कैसे रहे, उनका वेलफेयर इंक्रीज हो सके, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट वांट पीपल टू हैव जॉब, फूड एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो गवर्नमेंट चाहती है, हर देश की गवर्नमेंट ये चाहेगी, अपने अपने देश की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहेगी कि जो उनके उनके जो लोग हैं उनके पास जॉब हो, खाने के लिए अच्छा फूड हो और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर हम एक नेशन की बात कर रहे हैं तो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं अपना अगला कंसेप्ट, व्हाई डू वी नीड इकोनॉमिक्स। हमें इकोनॉमिक्स की क्यों जरूरत है। बिकॉज वी फेस अ बेसिक प्रॉब्लम, जैसे कि वांट्स आर अनलिमिटेड अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज मनी टाइम थिंग्स आर लिमिटेड। देखिए वांट्स जो होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, हमारी वांट्स कभी लिमिटेड नहीं हो सकती है। बट हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, मनी हो गया, टाइम हो गया, थिंग हो गया, ये हमारे पास लिमिटेड है। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स टीच अस टू, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है कि किस तरीके से हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उसको वाइजली यूज कर सके। मेक स्मार्ट चॉइस सो वी गेट द
बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट। इसलिए इस रीजन से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाई डू वी नीड इकोनॉमिक्स। क्योंकि हमारे पास डिमांड तो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब उस रिसोर्सेज को किस तरीके से हम इस्तेमाल करें जो हमारे को बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट हो जाए, इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स का समझना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हाउ डू वी मैनेज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करें, हाउ डू वी मैनेज लिमिटेड रिसोर्सेज मींस इसका मतलब क्या होता है। अब देखिएगा, फॉर कंज्यूमर वी हैव लिमिटेड इनकम बट सो मैनी डिजायर। एज अ कंज्यूमर मैं बात करूं तो हमारी लिमिटेड तो हमारी इनकम तो लिमिटेड है, बट हमारी डिजायर बहुत बढ़िया कि हमें घर भी चाहिए, कार भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए। तो इसमें ये बताया गया सो वी मस्ट प्लान आवर स्पेंडिंग स्मार्टली। अब हमें क्या करना होगा, अपने अपने प्लान को, अपनी स्पेंडिंग को इस तरीके से स्पेंड करना होगा, अपने अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करना होगा जिससे हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए। एग्जाम्पल, बजटिंग योर पॉकेट मनी, सेविंग सम, स्पेंडिंग सम ऑन फन एंड फूड। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको पॉकेट मनी मिलती होगी, अब उसमें पॉकेट मनी में आप कुछ खाने पे लगाते होंगे, कहीं घूमने घूमने करने पे भी लगाते होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि मैनेज कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को। इसका यही मतलब हुआ। अब इसके बाद है नेक्स्ट कि प्रोड्यूसर किस तरीके से कर सकता है। दे हैव लिमिटेड कैपिटल और रिसोर्सेज। अब प्रोड्यूसर के पास एकदम लिमिटेड कैपिटल और रिसोर्सेज होगी, तो दे ट्राई टू यूज देयर मशीन, वर्कर्स एंड रॉ मटेरियल इफेक्ट efficiently to get maximum profit। तो उसके पास जो भी मशीन्स है, वर्कर है, रॉ मटेरियल है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा कि उससे वो मैक्सिमम आउटपुट बना सके, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। फॉर एग्जांपल, अ बेकरी यूज फ्लोर केयरफुली सो दे कैन बेक मोर केक्स विद लेस वेस्ट। तो अगर केक बनाना है तो इस तरीके से अपने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना होगा कि वेस्ट भी कम हो और केक भी हमारा बन जाए। ये प्रोड्यूसर के लिए था कि हाउ डू वी मैनेज लिमिटेड मींस कि प्रोड्यूसर किस तरीके से आप लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रीज की। कंट्री हैज लिमिटेड लैंड, मनी एंड मैन पावर। हर कंट्री के पास एक लिमिटेड ही लैंड है, मनी है और मैन पावर है। सो इट मस्ट प्लान वेल हाउ मच टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, रोड्स और हेल्थ। तो ये प्लान होना बहुत जरूरी है कि कितना पैसा एजुकेशन पे खर्च करना है, किस तरीके की रोड बनानी है, किस तरीके के हेल्थ सेंटर बनाने हैं। गोल होना चाहिए हर कंट्री का मैक्सिमम बेनिफिट फॉर ऑल सिटीजन। जो भी उनके देश में सिटीजन है उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। अब है व्हाई इकोनॉमिक्स इज नीडेड। इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, मैंने बताया मनी, लैंड, लेबर, मशीन सब कुछ लिमिटेड है, बट आवर वांट्स, आवर नीड्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, इंडिया कैन नॉट बिल्ड अनलिमिटेड एयरप्लेन्स और ओपन अनलिमिटेड स्कूल बिकॉज वी डोंट हैव अनलिमिटेड मनी और मटेरियल। अब इंडिया में ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा एरोप्लेन बना देंगे या बहुत ज्यादा स्कूल बना देंगे, क्योंकि हमारे पास मनी भी लिमिटेड है और मटेरियल भी लिमिटेड है, हमें सब कुछ देख के चलना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे यही समझाया गया है कि वाई इकोनॉमिक्स इज नीडेड। इन सबको प्लान करके हम कोई किसी चीज को फुलफिल कर सकते हैं या अपनी वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। व्हाट इज रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब समझते हैं व्हाट इज रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। तो रैशनल यूज मींस यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। रैशनल यूज का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज है उसको वाइजली यूज करना, वेयर दे आर मोस्ट नीडेड एंड मोस्ट यूजफुल, जहाँ पे वो मोस्ट नीडेड है और मोस्ट यूजफुल है। गोल क्या होता है इसका, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, द बेनिफिट ऑफ एवरीवन इन सोसाइटी। इसका गोल होता है कि सोशल वेलफेयर होना, कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके और हर किसी को, हर सिटीजन को उसका बेनिफिट मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पे बताया, शुड अ विलेज बिल्ड अ लग्जरी मॉल और अ हॉस्पिटल फर्स्ट। अब एक विलेज है, अब विलेज में क्या होना जरूरी है कि एक मॉल बना दे हम विलेज में या फिर एक हॉस्पिटल बनाए। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इफ मनी इज लिमिटेड बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इज वाइजर चॉइस बिकॉज इट हेल्प मोर पीपल, दैट्स आर रेशनल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे अगर हम हॉस्पिटल बनाएंगे तो इससे लोगों की ज्यादा मदद होगी। अब मॉल बनाने पे एक विलेज में, गांव में आप मॉल बना के क्या ही हासिल कर लेंगे। तो वहाँ पे जो प्रायोरिटी की चीज होनी चाहिए वही बननी चाहिए, उसे बोला जाता है रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे दीज आर द मेन एक्टिविटी दैट पीपल और कंट्री डू विद रिसोर्सेज। और कौन कौन सी एक्टिविटी है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब मेकिंग गुड्स और सर्विसेज। एग्जांपल, अ फैक्ट्री मेकिंग बिस्किट, ये होगी प्रोडक्शन। कंजप्शन में हम आप आ जाते हैं, यूजिंग गुड्स टू सेटिस्फाई वांट, ईटिंग दोस बिस्किट, जो फैक्ट्री ने बिस्किट बनाए हैं उसको हमने कंज्यूम कर लिया, हम कंजप्शन कर हम कंज्यूमर बन गए। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, यूजिंग गुड्स फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, बाइंग अ मशीनरी फॉर अ बिस्किट मेकिंग। इसके बाद है एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग बिस्किट इन अ शॉप। तो ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर कंट्री में फॉलो की जाती है ये एक्टिविटी। इसके बाद है फाइनल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के एक बार फाइनल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो बताया गया इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल और कंट्री यूज देयर रिसोर्सेज
थ्रू एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, जो मैंने अभी आपको बताई कि इकोनॉमिक एक ऐसी स्टडी है जिसमें ये देखा जाता है कि पीपल हो या कोई कंट्री हो, किस तरीके से रिसोर्सेज को क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, जिससे कंज्यूमर की सेटिस्फाई जो वांट्स है वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो रही है, प्रोड्यूसर को मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो रहा है और मैक्सिमाइज वेलफेयर हो रहा है सोसाइटी को और कंट्री को। तो ये होती है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी होती क्या है? इवन इफ यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, कैन यू गेट एवरीथिंग यू वांट एट एनी टाइम। अगर मान लीजिए कि आप अर्थ पे रिचेस्ट पर्सन है, इस दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में आप आते हैं, तो कैन यू गेट एवरीथिंग यू वांट एट अ टाइम, एट एनी टाइम? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि स्कार्सिटी मीन्स होता क्या है। Scarcity means होता है we don't have enough resources to fulfill all our needs and wants। तो scarcity means होता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, इतने इनफ रिसोर्सेज ही नहीं है जिससे हम अपनी फुलफिल कर सके अपनी सारी नीड्स को और वांट्स को। अब इसके को एक एग्जांपल समझ जाता हूँ। डायमंड आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर रेयर। एग्जाम्पल टू है, यहाँ पे देखिए डायमंड जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो बिकॉज दे आर रेयर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कम पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसका एग्जांपल नंबर टू है कि जिससे हम स्कार्सिटी को समझ सकते हैं, इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिसिन में बी फ्री बट स्टिल नॉट इनफ फॉर एवरीवन, सो इवन फ्री थिंग्स कैन बी रेयर। तो देखिए कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है कि मेडिसिन जो है वो फ्री है, बट स्टिल वो इनफ नहीं है, हर किसी को प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो देखिए जो चीज फ्री है उसको भी हर किसी को नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। तो यहाँ पे इसका ही मतलब स्कार्सिटी होता है कि वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल ऑल आवर नीड्स एंड वांट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने लिखा है, स्कार्सिटी मींस डिमांड इज मोर देन सप्लाई इवन व्हेन द प्राइस इज जीरो। इवन प्राइस जीरो है तभी भी डिमांड जो है जब ज्यादा होती है सप्लाई से, तो उसी को हम बोलते हैं स्कार्सिटी। अब इसके आगे हमने समझना है क्या, व्हाट इज अबंडेंस। अबंडेंस क्या होता है कि अवेलेबिलिटी इन मोर क्वांटिटी देन नीडेड, कि किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होना जो एक्चुअल में हमें नीडेड है, किसी चीज की क्वांटिटी को ज्यादा होना जो हमें नीडेड है, उसको बोलते हैं अबंडेंस। यहाँ पे जैसे इंडिया में बात करो तो हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है, अगर आप बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, हमारी नीड से भी ज्यादा क्वांटिटी है, कि हमें इतनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हमारे पास क्वांटिटी है, तो वो है सनलाइट, गर्मी की। हमें इतनी गर्मी की जरूरत नहीं है बट हमारे पास इससे ज्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है, इन इंडिया ड्यूरिंग समर सनलाइट इज फ्री एंड मोर देन इनफ, वी डोंट पे फॉर इट एंड वी डोंट रन शॉर्ट ऑफ इट। तो इसी को ही बोला जाता है नो स्कार्सिटी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि जितनी हमें जरूरत ही नहीं है, तो इसको बोला जाता है एबंडेंस। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई डज स्कार्सिटी क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब स्कार्सिटी किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो पहला इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग वी वांट, सो वी हैव टू मेक चॉइस। तो स्कार्सिटी की वजह से क्या है कि हम वी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, हमें हर वो चीज नहीं मिल सकती जो हम चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं चॉइस बनानी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट अराइज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, resources can be used in different ways, alternative uses, resources have alternate uses। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास एक तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, दूसरी रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, इसके रिसोर्सेज भी क्या है, अल्टरनेटिव है, और हमारी डिमांड्स तो अनलिमिटेड है ही है। तो यही होती है इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन डज एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम रियली अराइज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअल में कब अराइज होती है, कब होती है, तो ओनली व्हेन रिसोर्सेज हैज मोर देन वन यूज। जब भी एक रिसोर्स के मोर देन वन यूज होंगे, मतलब कि एक से ज्यादा हम जगह पे हमें वो रिसोर्सेज यूज करने होंगे, वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ लैंड कैन ओनली ग्रो व्हीट, नो चॉइस, नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारे पास एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, हमें उस पे व्हीट बोनी है, मतलब कि हमें उस पे अनाज उगाना है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई चॉइस की प्रॉब्लम है, ना ही कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि अब उसी लैंड पे हमें if land can grow wheat or build house, now we must choose। अब उस लैंड पे हमें wheat चाहिए कि हमें घर बनाना चाहिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। so the problem comes when resources are limited
एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूज। तो रिसोर्स प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि रिसोर्सेज तो एक लिमिटेड है और जो हमारे हमारे और उनके अल्टरनेटिव यूज हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और उनके अल्टरनेटिव यूज हैं, पर हमारी डिमांड जो है अनलिमिटेड है। तो यहाँ से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज होती है। अब एक लैंड है उसमें हम वीट, अब उसमें हम अनाज उगाएं या फिर हम घर बनाएं, अब ये कंफ्यूज, ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली चीज हो जाती है। इसी को यहीं से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज करती है। इसके बाद क्या है, scarcity and choice are inseparable। किस तरीके से समझते हैं इसको, when there is scarcity we have to make a choice। जब भी scarcity होगी ना, आपको choice बनानी ही बनानी होगी, क्योंकि किसी चीज की कमी होना आपको choice पे निर्भर करेगा, आपको किसी चीज पे choice, आपको किसी ना किसी चीज पे choice लेनी होगी। This apply to everyone whether you are a student, shopkeeper or even the government officer। ये हर किसी पे अप्लाई होगा, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, शॉपकीपर है या फिर स्टूडेंट है। इसको भी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, एट द कंज्यूमर लेवल समझाने की कोशिश करता हूँ। कंज्यूमर में हम और आप ही आते हैं। देखिए स्कार्सिटी, लिमिटेड इनकम है हमारे पास, और पॉकेट मनी कह लीजिए कि लिमिटेड ही पॉकेट मनी मिलती होगी। अगर स्टूडेंट्स हैं आप तो पॉकेट मनी भी आपको लिमिटेड ही मिलती होगी। अब चॉइस क्या है यहाँ पे, डिसाइडिंग हाउ टू स्पेंड इट टू गेट द मोस्ट सेटिस्फेक्शन। अब किस तरीके से उसको स्पेंड किया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो यहाँ पे एग्जांपल है, यू हैव 100 रुपीज, यू वांट आइसक्रीम 40 रुपीज, चिप्स 30 रुपीज, पेन 40 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल अगर आपको इसको ऐड करेंगे, आपके पास है 100 रुपीज, बट आपको आइसक्रीम भी चाहिए, चिप्स भी चाहिए, पेन भी चाहिए। आइसक्रीम 40 रुपए की है, चिप्स 30 रुपए का, पेन 40 रुपए का है, तो टोटल हो जाते हैं 110 रुपीज। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चॉइस करनी पड़ेगी। यू कांट बाय ऑल, आप तीनों चीज नहीं बाय कर सकते क्योंकि आपके पास है ही 100 रुपए। तो यू मस्ट चूज द थिंग दैट गिव्स यू द मोस्ट हैप्पीनेस। तो इन तीनों में से आपको वो दो चीज चूज करनी होगी जिससे आपको क्या हो कि मोस्ट हैप्पीनेस आपको मिल सके, या मोस्ट सेटिस्फेक्शन आप हो पाओ, मिल सके आपको। तो इस तरीके से स्कार्सिटी एंड चॉइस आर इनसेपरेबल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एट द प्रोड्यूसर लेवल समझते हैं। अ प्रोड्यूसर इज समवन हु मेक्स और सेल गुड्स। प्रोड्यूसर वो होता है जो किसी गुड्स को बना रहा है या बेच रहा है। स्कार्सिटी इसके लिए भी है, लिमिटेड रॉ मटेरियल है, मशीन्स है, वर्कर है और मनी, इसके लिए भी लिमिटेड है। चॉइस करनी पड़ेगी इसको, डिसाइडिंग हाउ टू यूज दोज रिसोर्सेज टू अर्न द हाईएस्ट प्रॉफिट। अब इसको इस तरीके से उन रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा जिससे इसको हाईएस्ट प्रॉफिट हो सके। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। अब बेकर हैज फ्लोर टू मेक आइदर केक्स और ब्रेड। अब उसके पास एक आटा है, अब उसको डिसाइड करना है कि उस आटे से केक बनाए कि ब्रेड बनाए। अब उसमें से वो इस तरीके से चूज करेगा, ही विल चूज द वन दैट अर्न मोर प्रॉफिट, दैट्स चॉइस। अब वो उस चीज को चूज करेगा जिसमें उसका ज्यादा पैसा बने, ये उसकी चॉइस है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एट द नेशनल लेवल। हियर वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट और द होल कंट्री। यहाँ पे हम गवर्नमेंट और एक पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। स्कार्सिटी कैसे है यहाँ पे, तो देखिए लिमिटेड नेशनल रिसोर्सेज लाइक लैंड, मनी, मैन पावर। अब एक देश के पास लिमिटेड ही लैंड होगी, उसके पास ये नहीं कि वो दूसरे देश में जाके कोई लैंड यूज कर लेगा। उसके पास जो लैंड है वो एक लिमिटेड लैंड है। अब चॉइस करनी है उसको, डिसाइडिंग हाउ टू यूज दोस रिसोर्सेज टू गेट द बेस्ट बेनिफिट फॉर एवरीवन। अब चॉइस इस तरीके से करनी है कि उस लैंड को किस तरीके से यूज करके एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकाला जाए जो बेनिफिशियल हो हर किसी के लिए। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इंडिया कैन नॉट बिल्ड 1000 एयरपोर्ट और 1000 हॉस्पिटल इन द सेम टाइम। द गवर्नमेंट मस्ट चूज बेस्ड ऑन व्हाट हेल्प मोर पीपल। तो यहाँ पे इंडिया में अगर 1000 एयरपोर्ट बनाने हो, 1000 हॉस्पिटल बनाने हो एक सेम टाइम पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इस तरीके से डिसीजन लेना होगा कि जो उसके पीपल के लिए, उसके देश के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो, वो डिसीजन लेना होगा। तो तो ये था एट द नेशनल लेवल। अब करते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम समझेंगे व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, लाइक वन पर्सन कंज्यूमर, वन शॉप प्रोड्यूसर, वन प्रोडक्ट लाइक मिल्क और शॉप, वन इंडस्ट्री लाइक मोबाइल इंडस्ट्री। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन होता है, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है स्मॉल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक में, जो मैंने बताया, वन पर्सन, वन शॉप, वन प्रोडक्ट और वन इंडस्ट्री। बेसिकली क्या स्टडी करती है, इट फोकस ऑन हाउ पीपल और बिजनेसेस मेक चॉइसेस यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये इस बात पे स्टडी करती है कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज होने पर जो बिजनेसेस हैं और जो पीपल है वो किस तरीके से अपनी चॉइस कर रहे हैं। अब इसके बाद जो आपको समझना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या स्टडी करती है, हाउ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर अपने इनकम को किस तरीके से यूटिलाइज स्पेंड कर रहा है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। हाउ अ प्रोड्यूसर यूज हिज इनपुट लेबर मनी मशीन टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर जो है वो किस तरीके से अपनी लेबर, मनी और मशीन को यूटिलाइज करे जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हाउ प्राइस ऑफ गुड्स लाइक बिस्किट ऑयल आर डिसाइडेड इन द मार्केट। किस तरीके से बिस्किट ऑयल के प्राइस जो है वो डिसाइड होते हैं मार्केट में।
हाउ वेजेस रेंट इंटरेस्ट आर डिसाइडेड इन द फैक्टर मार्केट, किस तरीके से वेजेस रेंट इंटरेस्ट डिसाइड किए जाते हैं फैक्टर मार्केट जो कि लैंड लेबर कैपिटल होती है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं। इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जैसे माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। So macroeconomics is the study of entire economy, like the whole country income called national income, the total jobs available called employment, overall price rise called inflation। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो एक पूरी एंटायर इकोनॉमिक को स्टडी करती है, जैसे कि होल कंट्री इनकम जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, जॉब्स अवेलेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करती है, इन्फ्लेशन के बारे में बात की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट लुक एट द इकोनॉमिक्स एज अ होल रेदर देन इंडिविजुअल। ये पूरी इकोनॉमिक को एज अ होल ट्रीट किया जाता है, एक इंडिविजुअल बंदे पे ध्यान नहीं दिया जाता मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब इट लुक एट द इकोनॉमी एज अ होल रेदर देन इंडिविजुअल, मैंने आपको बताया। इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी की जाती है, तो टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द कंट्री, कि टोटल डिमांड और सप्लाई क्या है किसी गुड्स और सर्विस की कंट्री में। नेशनल इनकम, द टोटल इनकम अर्न बाय द पीपल इन द कंट्री, टोटल इनकम कितनी है जो देश के लोग देश में अर्न कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, हाउ मेनी पीपल हैव जॉब्स और आर अनएम्प्लॉयड, कितने लोगों के पास जॉब्स है, कौन कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। इन्फ्लेशन, हाउ फास्ट द जनरल प्राइस लेवल इज राइजिंग, इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है देश में। इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ फास्ट द इकोनॉमिक इज डेवलपिंग, हमारे देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से डेवलप हो रही है। ये जो बातें जिन भी चीजों की स्टडी होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही होती है। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मीनिंग हम समझेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जा सकती है की जाती है वो स्मॉल यूनिट लाइक इंडिविजुअल और फर्म, एक स्मॉल यूनिट की स्टडी की जाती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है स्टडी द एंटायर इकोनॉमी। फोकस कहाँ पे किया जाता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय कंज्यूमर एंड फर्म। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस किया जाता है नेशनल इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में, इन्फ्लेशन में। एग्जाम्पल क्या है, हाउ अ शॉपकीपर सेट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। और यहाँ पे है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हाउ आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इनका एम क्या होता है, मैक्सिमम इंडिविजुअल प्रॉफिट और सेटिस्फेक्शन। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। जो यहाँ पे है स्टडी करते हैं हम कमोडिटी और फैक्टर मार्केट की स्टडी करते हैं, यहाँ पे होल इकोनॉमिक मनी मार्केट लेबर मार्केट की हम स्टडी करते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको लिख के आना होगा अगर क्वेश्चन आएगा। आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, आपको एक फाइनल एक्सप्लेनेशन देता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। थिंक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज जूमिंग इन with a microscope to study one person or one shot। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप इस तरीके से समझिए कि माइक्रोस्कोप से आप कोई चीज जूम करके देख रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप इस तरीके से समझिए, थिंक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज यूजिंग अ ड्रोन कैमरा टू सी द होल इकोनॉमिक लाइक अ बिग पिक्चर, जिसमें हम पूरी होल इकोनॉमिक को देख रहे हैं एज अ बिग पिक्चर। तो इस तरीके से आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझाया मैंने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब इसके बाद समझते हैं पॉजिटिव और एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स डील विद प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। हर इकोनॉमिक्स में जो डील होती है बेसिकली प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की क्या होती है, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हर इकोनॉमिक्स में। इसके बाद बताया व्हेन इकोनॉमिक्स स्टडी दिस प्रॉब्लम दे डू इट टू वेज। जब इकोनॉमिक्स इस प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो दो तरीकों से करते हैं। बाय डिस्क्राइबिंग द फैक्ट, एक तो फैक्ट सामने रखेंगे, दूसरा बाय गिविंग सजेशन और ओपिनियन, या तो दूसरा वो सजेशन देंगे या ओपिनियन देंगे। जब वो फैक्ट सामने रखते हैं ना तो उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमी, और जब वो सजेशन या ओपिनियन देते हैं उसे बोलते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमी। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। तो पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक को समझते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड होती है, इसमें कोई ना कोई फैक्ट निकाला गया होगा और वो आपके सामने रखा गया है। तो यहाँ पे मैंने बातें बता रखी है, इट टेल व्हाट इज, व्हाट वाज और व्हाट विल हैपन। ये पूरी डिटेल देगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या किस तरीके से हुआ, इस तरीके की पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। दिस स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड वी कैन चेक इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट बेस्ड होती है किसी फैक्ट से और हम चेक भी कर सकते हैं कि जो फैक्ट हमें बताया गया है क्या वो सही है कि गलत है। जैसे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है, अब ऐसा बताया गया, ये हम चेक कर सकते हैं कि वाकई में क्या 7% ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 5 रुपीज लास्ट वीक, जो प्राइस है पेट्रोल का वो 5 रुपीज बढ़ गया है लास्ट वीक से, ये भी हम चेक कर सकते हैं। इफ टैक्सेस आर रिड्यूस गवर्नमेंट इनकम विल रिड्यूस, अगर टैक्स रिड्यूस हो जाएंगे तो गवर्नमेंट की इनकम रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अब यहाँ पे एक और बात समझने की है कि दिस स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड वी कैन चेक इफ दे आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ये फैक्ट पे बेस होते हैं, ये सही भी हो सकते हैं कि गलत भी हो सकते हैं, ये हम चेक करके पता कर सकते हैं। इसके बाद बात की रखी है, दीज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट बिकॉज दे आर नॉट ओपिनियन, ये कोई ओपिनियन नहीं दिया गया, ये आपको बताया गया है। दे डू नॉट
सजेस्ट सोल्यूशन, यहाँ पे कोई सोल्यूशन में दिया गया क्योंकि ये भी आपको बताई गई है चीज। दे आर वेरीफाइबल, ये वेरीफाइबल है, मतलब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो चीज हमें बताई गई है, जो फैक्ट्स हमारे सामने रखे गए हैं, क्या वो वाकई में सही है कि नहीं। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है। इसके बाद है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये ओपिनियन होते हैं एक तरीके से, ओपिनियन देना, सजेशन देना। तो यहाँ पे देखिए, इट टेल्स व्हाट शुड बी और व्हाट ought टू बी। तो यहाँ पे ये हमें एक तरीके से बताते हैं, दीज आर ओपिनियन, सजेशन एंड वैल्यूएबल जजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, द गवर्नमेंट शुड गिव जॉब्स टू ऑल। द द गवर्नमेंट को जो है सब लोगों को जॉब देनी थी, क्या तरह एक तरीके से सजेशन दिया गया। द रिच शुड पे मोर टैक्स, जो रिच लोग हैं उनको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, ये भी एक तरीके से क्या दिया गया, ओपिनियन दिया गया, एक तरीके से सजेशन दिया गया। देयर ought टू बी फ्री एजुकेशन फॉर एवरीवन, एजुकेशन सब लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए, तो ये भी एक तरीके से क्या दिया गया, सजेशन दिया गया। तो यहाँ पे क्या बात समझने की है, दीज आर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बिकॉज दे आर ओपिनियन नॉट फैक्ट। यहाँ पे ओपिनियन एक तरीके से सजेशन दिया गया है, कोई फैक्ट आपके सामने नहीं रखा गया, तो इसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक बोलते हैं। पीपल में एग्री और डिसएग्री, पीपल हो सकता है कि आपके पास एग्री भी हो और डिसएग्री भी हो। दे कैन नॉट बी वेरीफाई एज ट्रू और फॉल्स, इसको आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि ये एक तरीके से सजेशन और ओपिनियन है, कोई फैक्ट नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होती है और पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज कंफ्यूजन दूर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स है वो हमेशा सही होगी, वो हम चेक कर सकते हैं, चेक करने पे हमें पता चल सकता है कि वो क्या सही है कि गलत है। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन 60 करोड़ है, हमें बताया गया, बट यहाँ पे देखिए हमने चेक किया तो हमें पता चला कि इंडिया की पॉपुलेशन तो 104 करोड़ है। तो यहाँ पे जो है बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट बिकॉज वी कैन वेरीफाई देम, तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, बट क्योंकि हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो आई होप कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा कि क्या पॉजिटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है और क्या ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।